ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी पावर के फर्स्ट पार्ट को क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं, उसके थ्योरी को। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक्स ऑफ वर्क एनर्जी पावर जानेंगे। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है, अब अगर क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है वो काम कैसे करता है, अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां जा करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग किसी भी चैप्टर का थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट्स, उसमें यूज्ड फार्मूलाज, इन सबको क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर का रिवीजन तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ना कर लें, और उसके लिए अपने पास यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, जिसका लिंक भी अपने को आई बटन में ही मिल जाएगा। वहां जा करके हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका ये जो टोटल वर्क एनर्जी पावर है ना, ये टोटल 3 पार्ट में खत्म होने वाला है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, बाकी दोनों पार्ट का लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जा करके इसका बाकी दोनों पार्ट भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अपने पास सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनर्जी क्या चीज है। ठीक है, तो अब एनर्जी क्या होता है। जैसे एनर्जी का अगर बात किया जाए तो किसी भी काम को करने का, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत दिन भर बहुत थक गए, एनर्जी कम हो गया, मतलब अब हम मेरे में काम करने का एबिलिटी जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो किसी भी काम करने के एबिलिटी को, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, एसआई यूनिट इसका क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस यूनिट इसका अर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, अगर ये 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग नहीं पता है तो इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं ना, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। याद करो, डायमेंशन में बताए थे, अगर डायमेंशन क्लियर नहीं तो उसको देख लो, हर साल क्वेश्चन आता है उस पर। ठीक है, अब देखो, एनर्जी का अलग अलग बहुत सारा फॉर्म होता है। ठीक है, अब अलग अलग फॉर्म जो है, एनर्जी वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और एनर्जी का एक लॉ हम लोग तो जानते ही हैं, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना उसको हम लोग उसका विनाश कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको। ठीक है, तो एनर्जी में अपने पास वेरियस फॉर्म्स है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बारे में तो हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, और भी फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे साउंड एनर्जी, जो साउंड के थ्रू एनर्जी जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी, जो हीट के थ्रू अपने को एनर्जी मिलता है, गर्मी में ठंडा में आग सेकते हैं, गर्म लगता है। ठीक है, गरम गरम आग। लाइट एनर्जी, जो लाइट का एनर्जी है। ठीक है, लाइट में भी कुछ एनर्जी होता है। तो ये सारा वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें से काइनेटिक और पोटेंशियल जो है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक और पोटेंशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, इस अभी वाले आज वाले वीडियो हम लोग काइनेटिक एनर्जी सीख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जैसे सिंपली समझो कि कोई बच्चा है, बैठा हुआ है। ठीक है, और वही बच्चा तेजी से दौड़ने लगता है, तो बैठा हुआ बच्चा तो बैठा हुआ है, दौड़ता हुआ बच्चा के पास तो ज्यादा एनर्जी है ना, वो किसी चीज से टकराएगा तो वो क्या करेगा, उस चीज को गिरा सकता है। ठीक है, तो दौड़ते हुए आदमी के पास ज्यादा एनर्जी होता है। जैसे होता है ना, दया दरवाजा तोड़। ठीक है, तो दया क्या कभी कभी तो खड़े खड़े तोड़ देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पीछे से दौड़ के आएगा, एक लात देगा। ठीक है, क्यों दौड़ के आना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसका क्या है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब जो भी मूविंग बॉडी होता है वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है कंपेयर टू वैसा ही आइडेंटिकल बॉडी अगर रेस्ट में, या वही बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस रेस्ट वाले स्टेट से ज्यादा एनर्जी उसके पास होता है जब वो चल रहा होता है। ठीक है, और यही जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकली उसको डिफाइन किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, जहां पर m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी है। ये पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए डिफाइन किया, एक पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हाफ m और v.v देखो क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है,
तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v जहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, वो तो अपने पास हम लोग जान रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। जैसे इस एग्जांपल में जो दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि जैसे कोई पैसेंजर है मान लो, ठीक है, तो हम आदमी, हमको पैसेंजर क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा। ठीक है, या फिर जो पेड़ है ग्राउंड पर, वो हमको क्या लगेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता हुआ लगेगा। लेकिन अगर वही ग्राउंड पर के आदमी का बात करो, तो उसके लिए वो पेड़ क्या है, रेस्ट में, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पैसेंजर के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो वर्क क्या होता है। जैसे अगर एनर्जी क्या था कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और वर्क क्या होता है, जो अगर हम वर्क करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी चीज पर कोई फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन चेंजिंग द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड वर्क। फोर्स का इफेक्ट एनर्जी को चेंज करने में, जैसे हम किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, उसका एनर्जी बदल सकता है। ठीक है, तो जो एनर्जी को बदलने में फोर्स का इफर्ट लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक है, ये वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसका भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्क और एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। हम वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो वर्क डन को हम लोग किसी एक पार्टिकल पर, वर्क डन को हम लोग एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है, जैसा जैसा उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर दें तो अपने पास क्या मिल जाएगा, नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर डी आर क्या है, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, और एफ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, अब वर्क कुछ कंडीशंस में जीरो भी होता है। ठीक है, जैसे अगर एफ और डी आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों क्यों वर्क जीरो हो रहा है, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग, एक बॉब है। ठीक है, और स्ट्रिंग में बांध करके उसको घुमा रहा है, तो टेंशन का वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंशन जो है वो हमेशा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया, उसका जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे ही वर्क जीरो तब भी हो सकता है जब डी आर ही जीरो हो जाए। डी आर कब कैसे जीरो होगा, हम जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, डी आर क्या है एक्चुअली में, अगर मैसिव ऑब्जेक्ट ले, बड़ा ऑब्जेक्ट ले, तो वो डी आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, जैसे ये दीवार है, दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दीवार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो डी आर अगर जीरो हो जाए तो भी वर्क जीरो हो जाएगा, और फोर्स जीरो तब तो वर्क जीरो है। ठीक है, अब हम लोग जो एफ है, एफ नेट, नेट फोर्स जो है, उसको हम लोग F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 जितना भी फोर्सेज उस पार्टिकल पर लग रहा होगा उसका वेक्टर समेशन तो आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क जो हो जाएगा वो देखो F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर, और सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके भी हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि या तो फोर्स को ही सम कर लें एक पार्टिकल पर, एक पार्टिकल का ये कहानी चल रहा है। ठीक है, फोर्स को ही सम कर ले और वहां से हम लोग वर्क निकाल लें। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक फोर्स का इंडिविजुअल वर्क कैलकुलेट कर लें और उन सबको हम लोग स्केलर टाइप से एडिशन कर दें। अब वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एडिशन में ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइन आ रहा है वर्क का कि नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब एफ और डी आर के बीच में जो एंगल है वो 90 से कम होगा, एंगल जो है एक्यूट होगा तो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल जो है ऑब्ट्यूज होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइट एंगल हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्क को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एफ इंटू डी आर, एफ डॉट डी आर क्या होगा, एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
और वर्क भी जो है वो भी क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्क का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, वर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले बात आता है कि कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अपने पास क्या होगा, देखो हम लोग वर्क जो था एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, उसमें से हम लोग फोर्स को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जैसे ही हम लोग फोर्स को बाहर कर लिए तो यहां पर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो नेट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। डी आर डी आर डी आर डी आर, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग एफ डॉट एस भी बोल सकते हैं, जहां पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो वर्क है ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। इसको मतलब नहीं है कि पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहां पर देख लो एस आ रहा है ना, केवल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसी चीज पर डिपेंड करता है। बीच में कैसा पाथ लिया है पार्टिकल, उससे इसको कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब मान लो कि ग्रेविटी का वर्क अगर कंसीडर करना है, ठीक है, हम लोग यहां पर ग्रेविटी का अगर वर्क कंसीडर कर रहे हैं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाने के लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मान लेते हैं किसी वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, और हम कोई ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस है। ठीक है, अभी हम लोग देखें एफ डॉट एस हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, फोर्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहां पर भी जो देखो ग्रेविटी जो है वो हमेशा mg ही तो लग रहा होगा, तो अगर ग्रेविटी हमेशा mg ही लग रहा है यानी कि कांस्टेंट ग्रेविटी है, उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर वर्क देखना हो तो वर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg इंटू mg डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर करना है तो mg का डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का अगर कॉस थीटा लेंगे तो देखो यही हाइट आ जाएगा ना, इस ट्रायंगल में देखो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये एंगल है थीटा, अगर इसका हम कॉस थीटा ले तो यही वाला हाइट आ जाएगा ना। तो जितना हाइट ये पार्टिकल नीचे गया है उसी का m इंटू जी इंटू एच हाइट लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर बॉडी को हम लोग ए से बी तक ले जा रहे थे तो mg इंटू एच, और क्यों ऐसा हुआ, देखो mg और h जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन सेम है, नीचे गिर रहा है पार्टिकल। ठीक है, अगर इसी में ऊपर जाएगा तो mg और h का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। सिंपली ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर थीटा की जगह ये वाला एंगल हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है ना, ट्रिगो में पढ़ाए थे हम। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए सारा। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा लिख देंगे और वहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस mgh हो जाएगा। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के साइड h है और mg नीचे है, तो वहां से भी हम लोग समझ सकते हैं कि वर्क क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर माइनस mgh हो गया। और देखो अगर a से b तक आए और फिर b से a तक चल गए, किसी भी पाथ से जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्लोज्ड लूप में हम लोग जा रहे हैं तो उसमें वर्क देखो a से b तक आने में mgh और b से में माइनस mgh मिल करके क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क जो है ग्रेविटी का क्लोज्ड लूप में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और ग्रेविटी का जो वर्क है या फिर इनफैक्ट एनी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क होता है वो जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखो कोई अगर डिसिपेटिव फोर्स का वर्क निकालना है जैसे फ्रिक्शन का वर्क, ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन का वर्क हमको निकालना है फिर से यही ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं यहां पर ऐसा मानना है कि बॉडी जो है वो किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर चल रहा है। ठीक है, और इस पर जो है केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्सटर्नल जो है वो लग रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे ऐसा इसलिए मान रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो वो मेरा कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट अगर कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो
अब अगर नॉर्मल रिएक्शन जो वो mg के बराबर है तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर मान लो a से b तक हम लोग जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर छोटा सा ds लिख रहे हैं छोटे टाइम के लिए, ds डिस्प्लेसमेंट अगर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसी ds के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन म्यू mg है अपने पास। तो अब अगर देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तब अगर वर्क का बात किया जाए तो वर्क अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फोर्स म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री। और म्यू mg तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसको हम लोग म्यू mg cos 180 जो कि माइनस म्यू mg होगा उसको हम लोग बाहर खींच सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस म्यू mg इंटीग्रेशन ऑफ ds का मैग्नीट्यूड, और ds क्या है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा डिस्टेंस। और अगर सारा छोटा 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 डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो a से b तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल वही ना आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और यहां पर दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन का जो वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट पर नहीं डिपेंड कर रहा है, वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो ये पाथ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग मान लो कि a से b तक गए और फिर b से a तक आए ऐसे ही, तो क्लोज्ड लूप में देखो वर्क फिर भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या जीरो हो जाएगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन, इसका वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा और क्लोज्ड लूप में जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये जो चीज बता रहे हैं ना एम्फेसाइज करके, ये अपने को नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अब अगर फोर्स वेरिएबल हो तब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स वेरिएबल यानी कि फोर्स बदल सकता है, पोजीशन के साथ बदल सकता है, टाइम के साथ बदल सकता है, ठीक है। तो अगर फोर्स बदल रहा है मान लो, तो अपने को इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं, तो फोर्स को हम लोग यहाँ बाहर आसानी से नहीं कर सकते, तब इंटीग्रेशन के अलावा अपने पास कोई और चारा नहीं है। अब अगर फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन है तब तो ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन बोल दे कि फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, तब हम क्या करेंगे, तो अपने को यहाँ पर dr से तो नहीं काम चलेगा, इंटीग्रेशन में अपने को टाइम चाहिए, dt चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर देते हैं जैसे यहाँ दिखा रहे हैं। और ये जो dr बाई dt है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये बेसिकली वर्क जो हो गया f डॉट v इंटू dt हो गया, ठीक है। अगर फोर्स एक फंक्शन ऑफ टाइम है तो हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे, इसी का एक एक्सटेंशन है। और अगर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो हम लोग यहां से प्रोसीड करेंगे, और इंटीग्रेशन अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे फोर्स बोल दे कुछ कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, वाई के साथ वेरी कर रहा है, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करते वक्त ये एंगल का भी ध्यान रखना है, ये दोनों जो है वेक्टर है, अगर फोर्स एक्स में और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में तब तो एंगल 0 डिग्री है, अगर फोर्स एक्स में डिस्प्लेसमेंट वाई में तो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेट दैट स्ट्रेट लाइन बी एक्स एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ फोर्स जो कि उसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है और वेरी कर रहा है, ठीक है। फोर्स जो है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, और वो जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ या पोजीशन के साथ। यहाँ पर पोजीशन के साथ वेरिएशन अपने को ग्राफ में शो किया हुआ है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो पोजीशन के साथ कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक फोर्स पॉजिटिव है प्लस एक्स में, और फिर यहाँ पर देखो फोर्स जो है नेगेटिव हो गया है, ठीक है। और अब अपने को 0 to x1 लेट इट बी वर्क निकालना है, तो वर्क हम लोग क्या लिखेंगे, f डॉट dx इंटीग्रेशन 0 to x1, ठीक है। अब चूंकि यहां पर फोर्स पॉजिटिव था तो यहां पर वर्क तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पर फोर्स नेगेटिव था तो यहां का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली क्या देता है, एरिया अंडर कर्व ही तो देता है। अब इंटीग्रेशन f डॉट dx जो कर रहे हैं वो क्या देगा, एरिया अंडर कर्व विथ x एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपने को यहां पर दिख रहा है, ये वाला एरिया अपने को मान लो a1 है, लेट इट बी, और ये वाला एरिया लेट इट बी a2 है। तो अब वर्क अगर लिखना होगा, अगर ये दोनों एरिया कैलकुलेट हो जाए तो वर्क हम लोग लिख सकते हैं
प्लस A1 माइनस A2, ठीक है। तो वर्क अपने पास क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। तो वेरिएबल फोर्स के चलते हम लोग वर्क कैलकुलेट करने के लिए या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग एरिया का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा वेरिएबल फोर्स जो है ना, वो स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स भी जो है वो एक वेरिएबल टाइप का फोर्स है। स्प्रिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग स्प्रिंग को खींचते जाएंगे वैसे वैसे उसका इलोंगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा उस इलोंगेशन को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। इतना तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। एनएलएम में ये चीज देखें। अब मान लो कि स्प्रिंग जो है उसका फोर्स कांस्टेंट के है, और इनिशियली वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में, ठीक है, स्ट्रेच्ड है, और उसका जो इलोंगेशन है इनिशियली x1 है। नेचुरल लेंथ से इनिशियल इलोंगेशन x1 है, यहां दिखाया गया ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, और इनिशियल जो है स्प्रिंग यहां तक है, और ये इलोंगेशन x1 है। और यहां से खींचते खींचते हम लोग इसके इलोंगेशन को बढ़ा करके x2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x1 से इलोंगेशन को x2 करने में स्प्रिंग फोर्स जो वर्क किया होगा वो कितना किया है, वो अपने को देखना है, ठीक है। तब स्प्रिंग फोर्स जो वर्क किया है वो कितना किया, अगर वो देखना है तो देखो यहां पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। अब फोर्स देखो, फोर्स किधर है, फोर्स पीछे के एक्स, और dx किधर है, आगे है, ठीक है। तो फोर्स पीछे है, dx आगे है, तो यहां पर हमको kx इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 जो कि -1 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग माइनस के एक्स डी एक्स, और उसी का इंटीग्रेशन इनिशियल इलोंगेशन x1 से फाइनल इलोंगेशन x2 तक, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस के तो बाहर हो जाएगा, x dx का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसमें एक बारी अपर लिमिट x2, एक बारी लोअर लिमिट x1, और माइनस साइन को जब हम लोग अंदर कर देंगे तो अपने पास कुछ इक्वेशन ऐसा दिखेगा। ये वर्क होगा अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन x1 से चेंज होके x2 हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान ले कि x1 जो है वो नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग इनिशियली मान लेते हैं नेचुरल लेंथ में, तो अगर वैसा है तो x1 को हम लोग बोल सकते हैं कि 0 है, ठीक है। और वहां से हम लोग x डिस्टेंस और खींच रहे हैं, x2 जो है वो मान लेते हैं x है, ठीक है। x इलोंगेशन और एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन अगर हम लोग x कर दे रहे हैं तब क्या वर्क होगा, देखो अगर तब वर्क अपने को देखना है तो वर्क क्या हो जाएगा, देखो x1 यहां पर 0 है, x2 जो है वो x है, तो वर्क हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क यहां से हम लोग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो हो गया इलोंगेशन का बात। अगर कंप्रेशन का बात कर दे कोई तो कंप्रेशन में भी देखो, कंप्रेशन जब कर रहे हैं तो के एक्स बाहर लगेगा, कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए के एक्स बाहर लगाएगा, और dx किधर हो रहा है, इधर अंदर हो रहा है, तो फिर से एंगल कितना 180 डिग्री ही है, ठीक है। तो कंप्रेशन में भी जो वर्क हो जाएगा वो भी नेगेटिव ही होगा। देखो के तो नेगेटिव हो नहीं सकता, एक्स का स्क्वायर ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो वर्क जो है स्प्रिंग फोर्स का वो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, ठीक है। चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, कहां से, नेचुरल लेंथ से, ठीक है। अब अपने पास देखो शुरू से ही हम बात करते आ रहे हैं कि वर्क और एनर्जी में कुछ तो रिलेशन है, ऐसा तो हमको लग रहा है। क्यों, क्योंकि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड है। वर्क भी जब डिफाइन किए थे तो फोर्स का एबिलिटी टू चेंज दी एनर्जी, उसकी को हम लोग वर्क बोले थे, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी में जो रिलेशन है वही रिलेशन अपने को मिलता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। अब हम लोग काइनेमेटिक्स में देखो याद करो, एक हम लोग पढ़े थे v डॉट वी जो होता है वो u डॉट यू प्लस 2a डॉट एस होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता था, ठीक है। तो अब v डॉट वी इक्वल्स टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस है, अगर हम लोग दोनों साइड हाफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर देखो हाफ m v डॉट वी, ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। हाफ m u डॉट यू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आए तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विथ माइनस साइन इन बिटवीन, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये भाई साहब क्या है, एम ए डॉट एस। तो देखो m इंटू ए डॉट एस जो है, एम ए क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ डॉट एस क्या हो गया, वर्क हो गया। तो यहां देखो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यही है अपने पास बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का बात करें, ठीक है, जिसमें हर एक पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए अपने को वर्क जो है वो हम लोग एक साथ नेट रिजल्टेंट फोर्स करके नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या है, अलग अलग है। तो वर्क निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर नेट फोर्स देखना पड़ेगा, उसका वर्क निकालना पड़ेगा, फिर उन सारे वर्क को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, उन सारे वर्क को जब हम लोग जोड़ देंगे तब अपने पास ये जो है टोटल वर्क आएगा, और वो इक्वल होगा टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के। सिस्टम का कुछ काइनेटिक एनर्जी बदला होगा और वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो मान लो कि यहां पर एक पॉइंट मास है m, और यहां पर भी एक पॉइंट मास है m, आइडेंटिकल पॉइंट मास है। ठीक है, और ये फ्री स्पेस में दो पॉइंट मास है। अब दोनों पर एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा। ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल पुल के चलते वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा चलाएगा। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कि इस पर भी एक F फोर्स लग रहा है, और न्यूटन बाबा बोल के गए कि तीसरा नियम हमारा है इस पर F तो इस पर भी F। ठीक है, अब दोनों चूंकि आइडेंटिकल मास है तो किसी भी शॉर्ट टाइम में दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्वल होगा। ये मान लो dr, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास अगर नेट वर्क देखना है तो यहां पर देखो जो वर्क देखना है तो वर्क क्या हो जाएगा, इस पर अलग से देखेंगे F डॉट dr, तो F इंटू डी का इंटीग्रेशन प्लस इस पर अलग से, तो इसमें भी देखो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें भी एंगल 0 डिग्री है। अगर यही हम गलती कर देते कि दोनों का हम नेट रिजल्टेंट फोर्स ले लेते, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो वर्क 0 आ जाता है, लेकिन 0 एक्चुअली में वर्क नहीं, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्लस फिर से इसका इंटीग्रेशन F इंटू डी, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन F इंटू डी, और ये जो भाई साहब अपने पास वर्क है ये इक्वल होगा कुछ देर के बाद, मान लो इसका वेलोसिटी v हो गया, इसका वेलोसिटी v हो गया, तो ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, जो कि क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल क्या हो गया 0 और फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी v आइडेंटिकल इसीलिए माने ताकि थोड़ा आसानी हो समझने में, तो 2 इंटू हाफ m v स्क्वायर, तो ये हो गया mv स्क्वायर के बराबर, तो 2f इंटू डी का इंटीग्रेशन जो है वो mv स्क्वायर के बराबर होगा फॉर दिस केस। ठीक है, हालांकि देखने में बहुत आसान लग रहा है बट ग्रेविटेशन में जब करेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह करने में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, अब देखो पावर क्या होता है, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, वर्क करने का जो रेट हो रहा है, मतलब अब बोलते हैं ना इसका खूब पावर है, जैसे कोई अगर फैट मार दिया तो खूब पावर है, फैट पूरा पावर से मारा है। ठीक है, तो पावर क्यों है, खूब पावर क्यों, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में हाथ को बहुत तेजी से वेलोसिटी दे सकता है। ठीक है, तो खूब पावर है, समझ में आ रहा है ना, जैसे जैवलिन फेंके अपने नीरज चोपड़ा साहब, तो उनके पास क्या खूब पावर है हाथ में, थोड़ा ही टाइम में, ऐसा थोड़े कि जैवलिन कोई फेंक नहीं सकता, फेंक सकता, अपन लोग कितना है 20 मीटर 25 मीटर खूब चल गया। ठीक है, 80 मीटर 90 मीटर थोड़े जाएगा, तो उनके हाथ में क्या खूब पावर है, खूब कम टाइम में ही हाथ से खूब ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर यही हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, अब पावर जो है उसको हम लोग dw/dt लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग वर्क क्या है F डॉट डी, तो ये हो गया F डॉट dr/dt, जिसको हम लोग F डॉट v लिख सकते हैं, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग पावर बोलते हैं। और हम लोग पहले भी ये चीज देख चुके हैं, पहले हम बताए थे वर्क जो होता है वो इंटीग्रेशन F डॉट v इंटू dt होता है, और ये एक्चुअली में यही था इंटीग्रेशन पावर इंटू dt, यही वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो पावर इंटू dt का इंटीग्रेशन कर देंगे तो यही ना वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो पावर जो वो क्या है F डॉट v हो जाएगा, यही है अपने पास पावर। पावर, अब पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट जो पावर का है वो हम लोग यहां से भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड, बट उसको एक अलग से नाम दिया गया है क्या, वाट।
ठीक है। वाट जो है अपने साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, चाहो तो उनके बारे में गूगल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब वाट जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है, बट इसका एक कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है जिसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है। अभी भी यूज होता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में देखोगे कि कितना हॉर्स पावर का गाड़ी है, तो 400 हॉर्स पावर का, 700 हॉर्स पावर का, ऐसा फरारी उरारी लैम्बोर्गिनी सब इतना हॉर्स पावर का गाड़ी है, वो लोग हॉर्स पावर में ही बताता है, एचपी बीएचपी इसी में गाड़ी को बताता है, ठीक है। तो हॉर्स पावर जो है वो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, और ये एक्चुअली में जब डेवलप हुआ था तो घोड़े के अंदर कितना पावर होता है उसका एवरेज लगभग हॉर्स पावर को बोला जाता था, ठीक है। बट अब उसका एक यूनिट डिफाइन कर दिया गया है एक्सपेरिमेंट करके, और 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। ये कहानी है अपने पास वर्क, एनर्जी और पावर का। जितना चीज बताए हैं उन सबको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तब आज के लिए इतना ही। जितना हम लोग देख लिए उतना इस पार्ट के लिए सफिशियंट है। टोटल वर्क, एनर्जी, पावर जो ये 3 पार्ट में खत्म हो रहा है। बाकी दोनों पार्ट अगर देखना है तो उसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हो। अब बताएं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है तो अपने पास क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज है यूट्यूब का ही, वहां पर जाकर के हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब अगर थ्योरी में भी दिक्कत रह गया ज़्यादा, थोड़ा थ्योरी में प्रॉब्लम है या फिर और ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, तो उसके लिए मेरा फुल डिटेल्ड कोर्स देख सकते हो, मेरा बुक देख सकते हो। इन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपना केमिस्ट्री और मैथ्स का भी वेबसाइट है chemistry buddy.in और mathematicsbuddy.in, और इन दोनों का रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स भी है, तो चाहो तो वहां जाकर के केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भी सीख सकते हो। अब अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लगता है किसी दोस्त यार को इससे हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो, और चैनल पर वीडियोज आता रहे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।